नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपीपीसीएस आरओ-एआरओ की परीक्षा आपकी होने वाली है और इस परीक्षा के लिए हम आपके साथ संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? और ये 2025 तक के एमसीक्यूज़ हैं, जो भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सब का कंपाइलेशन है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 जानकारियाँ दे दूँ, अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं और आपको पता होगा ये पॉलिटी लगभग सभी परीक्षाओं में आती है। यूपीपीसीएस में लगभग इसमें 20 नंबर का वेटेज रहता है। आरओ-एआरओ में भी अच्छा खासा 12 से 13 नंबर की पॉलिटी पूछी जाती है। यूपीएसआई में भी लगभग 15 से 16 क्वेश्चन्स पॉलिटी के ही आते हैं। तो अगर आप भारत के संविधान को कंप्लीट कवर करना चाहते हैं ताकि आप हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आप समझ सकें और उनको अटेम्प्ट कर सकें, तो ये बैच आपके लिए है और इसको अभी शुरू किया गया है। इस बैच से जुड़ने के लिए आप केडी01 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है? इसमें जो भी पीडीएफ दी जाएँगी, आप इन पीडीएफ को एप्लीकेशन में तो पढ़ ही सकते हैं, साथ ही साथ इसको डाउनलोड करके इनकी प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस के लिए तैयार हो रहे हैं, तो यूपी जीके उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन आपका पूछा जाता है। साथ ही साथ कंप्यूटर यूपी ट्रिपल एससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 अंकों का कंप्यूटर और 20 अंक का यूपी जीके, यानी टोटल 35 अंक आपके कवर होते हैं। तो अगर आप यूपी जीके और कंप्यूटर बैच से जुड़ना चाहते हो, तो केडी21 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप यहाँ से जुड़ सकते हो। ये दोनों ही बैच अलग-अलग भी दिए गए हैं। अगर आप केवल कंप्यूटर बैच से जुड़ना चाहते हैं, तब भी जुड़ सकते हैं और केवल अगर यूपी जीके बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हमारे एप्लीकेशन में जाना होगा, रजिस्टर करके वहाँ से ये सारे के सारे बैचेज़ अवेलेबल हैं, आप इनसे जुड़ सकते हो। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम संविधान और राज्य व्यवस्था के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी? यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? यहाँ मैंने बताया था पूर्व की तरफ बंगाल और बंगाल में कलकत्ता। इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी बातें और की गई थी, जैसे आप इसको थोड़ा-सा रिवाइज़ करो। रेगुलेटिंग एक सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि ये अधिनियम कब आया? 1773 याद रखिएगा। ईयर्स पूछे जाते हैं आपसे और कभी-कभी तो मैच कराने के लिए दे देता है। 1773 के अधिनियम में अगर आप भारत के मैप को देखोगे, ये जो भारत का मैप है, पूर्व की तरफ जब आप जाओगे, तो यहाँ पर है बंगाल और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी, इसी कोर्ट के अंतर्गत बंगाल का क्षेत्र कर दिया गया था। हालाँकि बंगाल में तो स्थापना ही हुई थी। इसके अलावा बिहार का क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता था और उड़ीसा का क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसी कोर्ट के अंतर्गत आते थे, ठीक है? ये जो सुप्रीम कोर्ट था, इसका एक मुख्य न्यायाधीश भी था। ये भी एग्ज़ाम में आपके काफ़ी पूछा जाता है। मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जज, इसका नाम क्या था? इसका नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, नाम याद रखिए, इसका नाम पूछा जाता है। इसके अलावा ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, कहते हैं कि इस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोक लगाई गई थी। भ्रष्टाचार पर रोक लगा दी गई थी। और भी कई सारे प्रावधान किए गए थे, आप इनको रिवाइज़ करिए, मैंने आपको ये सारे के सारे प्रोविज़न्स करवा दिए हैं। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ये किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? आप बताओगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है? आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। ये भी सवाल आपका पूछा गया है यूपी आरओ-एआरओ 2016 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन से कथन सही है? इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पहला और दूसरा। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। क्या ये सही है? हाँ। इसके बाद इसमें कह रहा है कि जो न्यायालय था, उस न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जज, वो लेवेस्टर थे, लेवेस्टर नहीं था। इसमें जो चीफ जज था, वो था एलिजा इम्पे, इम्पे, ठीक है? ये था चीफ जज। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला वाला केवल सही हुआ, ओनली 1। नंबर तीसरा देखो, 3 नंबर, इसमें सूची 1 और सूची 2 ये दिए गए हैं और कह रहा है कि इनमें सूची के आधार पर मिलान करो, कौन किससे मिलेगा। इसके बाद फिर नीचे कूट दिया गया है और कह रहा है कि उनमें से इस कूट में से सही विकल्प का चयन करो। सबसे पहले नियंत्रण परिषद का मतलब क्या है? कंट्रोल बोर्ड, है ना? कंट्रोल बोर्ड की स्थापना ये किस अधिनियम के माध्यम से हुई?
कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी? मैंने आपको पॉलिटी बैच में बताया था। सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी नियामक अधिनियम। नियामक का मतलब है रेगुलेट करना। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। आगे देखो, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति ये किस अधिनियम के माध्यम से दी गई थी? कि आप आइए और भारत में धर्म का प्रचार-प्रसार करिए। ये किया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम में। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी? आप बताओगे चार्टर अधिनियम 1833। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये सारे के सारे अधिनियम हैं। अब आप इनमें से जो ऑप्शन हो आप उसको मैच करा लीजिए। तो डी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा पहला और ए का हो जाएगा दूसरा। ये भी यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है 2003 में। आगे बढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर चौथे में आ जाओ। निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है? कौन सा ऐसा अधिनियम है जिससे अंग्रेजी शिक्षा की भारत में नींव पड़ती है? चार्टर अधिनियम 1813। ये जो चार्टर अधिनियम 1813 है, जरा गौर करना। इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ रुपए निर्धारित किए गए थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शिक्षा के लिए खर्च करेगी। तो जाहिर-सी बात है ये ऑप्शन आपका सही होगा। 1813 से कहीं न कहीं भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ती है। नेक्स्ट देखो, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823, इसमें दरअसल ये जो कमेटी थी, इसमें आंग्ल शिक्षा के समर्थक भी थे और इसमें प्राच्य शिक्षा के भी समर्थक थे। इसमें जो आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे, उनका जो नेता हुआ करता था, आंग्ल शिक्षा के समर्थक, ज़रा गौर करना, आंग्ल शिक्षा के समर्थक, और इन समर्थकों का जो नेता था, वो था ट्रेवेलिन। ट्रैवलिंग। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। मुझे बताओ, प्राच्य शिक्षा के जो समर्थक थे, उनमें से उनका लीडर कौन था? इनका लीडर था एचटी प्रिंसेप। एचटी प्रिंसेप, याद आ रहा है कुछ? तो इसमें आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे, यानी कि ये वाला जो इंस्ट्रक्शंस, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 में जो आया था, इसमें भी आंग्ल शिक्षा को समर्थन दिया गया था। इसके अलावा प्राचीविद और आंगीविद ये तो थे ही। तो ख़ैर सारे के सारे इसमें सही हो जाएँगे, यानी कि 1, 2 और 3, डी पार्ट सही होगा इसका। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5वाँ। 5वें में कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? मैंने आपको कई सारे अधिनियम बताए थे। इसमें से चार्टर्स की श्रृंखला भी बताई थी। एक चार्टर आया था 1813, एक चार्टर आया था 1833 और एक चार्टर आया था 1853। ये 1833, 1853, 1813 ऐसा क्यों हुआ? 1793 ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 20-20 साल का गैप दिया गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए 20-20 साल दिए जा रहे थे कि अब आगे आप 20 सालों तक आपका एकाधिकार रहेगा। फिर आगे चल के उसके एकाधिकार पर लगाम लगाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ थी ब्रिटेन में, जो पूर्व से व्यापार करने के लिए लालायित थी, इच्छुक थी। तो और इसके अलावा भी कई सारी राजनैतिक परिवर्तन हो रहे थे ब्रिटेन में। इस वजह से वो सारी की सारी कंपनियों को कहीं न कहीं पूर्व की ओर व्यापार करने की छूट देनी थी। इस वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी लगाम लगाना आवश्यक हो गया था। तो वही सवाल आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम के माध्यम से समाप्त किया? क्या बता सकते हो आप? क्वेश्चन नंबर 5वें का सही उत्तर होगा अ, कौन-सा होगा? 1813 या 33 या 53 या फिर 1873? कौन-सा सही इसमें होगा? इसमें सही उत्तर होगा 1813। ए पार्ट सही होगा। आओ ज़रा देखते हैं। 1813 का जो अधिनियम है, उसमें 3-4 बातें आप और याद रखो। मैं बात कर रहा हूँ चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1813, ठीक है? ये जो चार्टर अधिनियम 1813 है, दरअसल इसमें और कौन-कौन सी बातें की गई? सबसे पहली बात तो की गई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अ, अधिकार है, वो 20 साल के लिए बढ़ाया जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे, वो समाप्त किए गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, समाप्त किए गए लेकिन चाय और चीन को छोड़कर। अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो चीन के साथ व्यापार कर रही थी, जो चाय का व्यापार कर रही थी, इस पर उसका एकाधिकार बना रहेगा। इस पर उसका एकाधिकार बना रहेगा। लेकिन बाकी के साथ उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार
ये समाप्त हो गया। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? इसके अलावा 1813 में और क्या कहा गया? इसमें ईसाई मिशनरियों को भारत आने का न्योता दिया गया, यानी कि ईसाई मिशनरियों को अलाउड कर दिया गया कि वो भारत आ सकते थे। ईसाई मिशनरी को भारत आने का या भारत आने की छूट दे दी गई, ठीक है? इसके अलावा इसमें और भी एक परिवर्तन हुआ, हालाँकि कई सारे प्रोविज़न्स डाले गए थे, लेकिन 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें कहा गया कि जो ईसाई मिशन सॉरी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत में शिक्षा और साहित्य के लिए शिक्षा और भारत में साहित्य के लिए ये 1 लाख रुपए सालाना खर्च करेगी। 1 लाख रुपए सालाना खर्च करेगी। ये कौन खर्च करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ? भारत के लिए शिक्षा और साहित्य के लिए। तो ये कुछ प्रोविज़न्स हैं 1813 के। आप याद रखोगे, कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1813। आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। 6 नंबर में कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? फिर से वही ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम के माध्यम से भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? तो ये है 1813 का अधिनियम, 1813 एक्ट, ठीक है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया था, अर्थात सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। 7 कह रहा है, ये प्री 2019 में पूछा गया है आईएएस में। चार्टर अधिनियम 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनको पढ़िए और बताइए कि कौन-सा कथन सही है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। क्या ये सही है? अभी-अभी मैंने आपको ऊपर दोनों क्वेश्चन इसी से संबंधित बताए हैं। तो ये तो सही हो गया। दूसरे में आ जाओ। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया था। हाँ, ये भी सही है। कहीं न कहीं जब आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम लगाते हो, तो ये लगाम लगा कौन रहा है? ये लगा रहा है ब्रिटेन में बैठा क्राउन, यानी कि ब्रिटिश संसद। और ये किसके नाम से लगाए जा रहे थे? तो अ, ये जो हम कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम लगाया जा रहा था, ये क्राउन के ही नाम से लगाए जा रहे थे। तो कहीं न कहीं ब्रिटिश राज या क्राउन की संप्रभुता को और मजबूत कर रहा। जैसे-जैसे अधिनियम आ रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नकेल कसी जा रही थी और आगे आने वाला जो साल होगा 1858, हालाँकि 1857 में क्रांति होती है और 1858 में जो अधिनियम आएगा, उसके द्वारा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और सीधे-सीधे भारत की सत्ता चली जाएगी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं। तीसरे में आ जाओ। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में अभी नहीं आएगा। 1813 में कह रहा है ना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत का जो राजस्व है, वो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण के अधीन आता है, लेकिन कब? 1858 में। और 1858 में मैंने आपको बताया था जब ये अधिनियम आया था, तो उस समय भारत में भारत सचिव की जो परिषद थी, उसको एस्टेब्लिश किया गया था और वो परिषद फिर राजस्व के मसलों पर भी देखेगा, यानी कि भारत में जो राजस्व संबंधी मसले थे, उन पर भी निगरानी करेगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। केवल और केवल 1 और 2 सही है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8वाँ। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? क्वेश्चन नंबर 8वाँ एक बार फिर से पढ़ो। कह रहा है कि ऐसा कौन-सा अधिनियम है, जिसने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ये अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1833। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि चार्टर अधिनियम 1833 जब मैंने पढ़ाया था और शायद आपको पता भी हो, तो मैंने बहुत सारी उसमें बातें बताई थी। चलो यहाँ पर एक बार रिपीट करते हैं। चार्टर अधिनियम, मैं बात कर रहा हूँ 1833 की। ये जो चार्टर अधिनियम 1833 है, इसमें मैंने एक बात बताई थी कि इसमें एक प्रोविज़न आया था और कहा गया था कि जो सरकारी सेवाएँ हैं, गौर करना, इसमें जो सरकारी सेवाएँ हैं, सरकारी सेवाओं में नस्लीय भेदभाव नस्लीय भेदभाव को समाप्त किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। ये मैंने आपको बात बताई थी, ठीक? नस्लीय भेदभाव होता किसके साथ था? नस्लीय भेदभाव का मतलब गोरे और कालों के मध्य नस्लीय भेदभाव होना। अब भारत में शासन कर रहे थे अंग्रेज, गोरे थे और
हम लोग काले थे उनके सामने, तो कहीं न कहीं सरकारी सेवाओं में नस्लीय भेदभाव हो रहा था। अर्थात भारत अब यहाँ पर आपसे चार्टर अधिनियम 1833 में कहा गया है कि भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारतीयों के लिए भी प्रशासनिक द्वार खोले गए थे। अर्थात भारतीयों के लिए भारतीयों के लिए जो प्रशासनिक द्वार इनको खोला गया। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? इसके अलावा और भी कई सारी इसमें प्रोविज़न्स डाले गए थे। तो ये चार्टर अधिनियम अपने आप में काफ़ी बड़ा है। आप चार्टर अधिनियम 1833 के नोट्स निकालिए और इनको रिवाइज़ करिए फिर से। इसमें दरअसल एक बात और कही गई कि सिविल सेवक जो होंगे, यानी सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन होगा। खुली प्रतियोगिता का आयोजन होगा। किसके लिए? ये होगा सिविल सेवकों के चयन के लिए। ठीक है? लेकिन इसमें ये जो बात कही गई थी, ये केवल और केवल कागज़ों पर ही रह गई। क्यों? क्योंकि उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का दबदबा था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध कर दिया और ये जो बात थी, ये ठंडे बस्ते में चली गई। अर्थात ये जो प्रयास होने जा रहा था 1833 के अधिनियम से, ये प्रयास असफल हो गया। तो ख़ैर वापस आओ ज़रा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या कह रहा है? भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए और इसमें से सही विकल्प कौन-सा है, उसका चयन करो। सबसे पहला कथन कह रहा है कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। ये गलत है, 7 नहीं हुई थी। कितनी हुई थी? दरअसल दरअसल ये जो अधिनियम है 1861, अभी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ लो सारे। दूसरे में कह रहा है कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 की गई थी। क्या ये सही है? कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 की गई थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया था। ये भी सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में भेदभाव नहीं किया गया था। पहला गलत हो जाएगा, यहाँ दूसरा और तीसरा सही होगा। अब ज़रा वापस आओ अपने 1861 के अधिनियम में। कुछ बातें मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ। भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1861 1861 इसमें कौन-कौन सी बातें कही गई हैं? सबसे पहली बात तो आप याद रखोगे ये जो 1861 का अधिनियम है, परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली वाली कैबिनेट में बदल दिया गया। अर्थात इसी में पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता दी गई थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो परिषद थी गवर्नर जनरल की, इस परिषद को पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो प्रणाली वाली कैबिनेट में प्रणाली वाली कैबिनेट में बदल दिया गया। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा ये जो पोर्टफोलियो कैबिनेट वाली प्रणाली थी, अर्थात यहाँ पर अब पोर्टफोलियो बदले जाएँगे, जो विभाग होंगे उनका आवंटन किया जाएगा, जैसे राजस्व विभाग या फिर हम कहें सैन्य विभाग, इसका आवंटन किया जाएगा, कानून विभाग, इसका आवंटन किया जाएगा, वित्त विभाग, ठीक है? ये 4 हो गए और इसके अलावा गृह विभाग। तो ये विभागों का आवंटन किया जाएगा। अब इस प्रकार की प्रणाली को अपनाया गया और इन विभागों में 5 सदस्य थे, 5 सदस्य याद रखिएगा। इसके अलावा विधायी कार्यों के लिए जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या थी, वो 6 से लेकर 12 की गई, 6 से 12 और साथ ही साथ प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया था। तो पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10वाँ। 10वें में कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और पढ़कर बताइए कि इसमें सही विकल्प कौन-सा है। सबसे पहला दिया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ये 20 जून 1892 को लागू हुआ था। याद रखिएगा, ये लागू 20 जून 1892 को नहीं हुआ था। ये लागू कब हुआ था? 3 फरवरी को। 3 फरवरी 1893 को ये लागू हुआ था। आगे क्या है? तो ये गलत हो गया। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या 5 थी? ये 10 से लेकर 16 हुआ करती थी। इसके अलावा सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 1892 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा एक जस्ट वेट मैं इसको थोड़ा-सा ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इसको फिर से पढ़ता हूँ।
24 सदस्यों में से जो गैर सरकारी सदस्य थे, उनकी संख्या 5 थी। दरअसल गैर सरकारी सदस्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, तो 5 नहीं थी इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, ठीक है? तो ये भी गलत हो गया। हाँ, ठीक है, पहला भी गलत है। फिर कह रहा है सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। नहीं, इस अधिनियम के माध्यम से पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। जितने भी अधिनियम हैं, आप उनको एक नहीं कई-कई बार रिवाइज़ करिए, यहाँ से सवाल बहुत पूछे आते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 में पूछा गया है। ये सारे के सारे गलत हो जाएँगे। बाद में आयोग ने इसका उत्तर बदला था, तो इसमें सारे स्टेटमेंट्स गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। कौन-सा अधिनियम है ये? ये है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892। 1892 में मैंने बहुत सारी बातें कही थी कि ये स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको याद रखिए। चलो देखो, मैं बात कर रहा हूँ भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1800 1892 1892, ठीक? ये जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, सबसे पहली बात, मुझे बताओ इसमें कौन-कौन से प्रोविज़न्स डाले गए थे 1892 में? आप बताओगे, बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, बहस करने का अधिकार मिला। इसके अलावा क्या पूरक प्रश्न पूछ सकते थे? नहीं, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई सिंपल प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछने के लिए पूर्व सूचना भी देनी पड़ती थी। तो कितने दिन पूर्व पूर्व सूचना देनी पड़ती थी? आप बताओगे 6 दिन पूर्व। ठीक है? फिर से देख लो एक बार, भारत परिषद अधिनियम 1892 में ये प्रोविज़न्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको याद रखोगे। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, आप कहोगे हाँ। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, आप कहोगे ना। कोई भी साधारण प्रश्न अगर कोई व्यक्ति पूछना चाहता है, तो फिर उसे 6 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब आ जाओ 12 नंबर। 12 में कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कि सबसे पहले मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। ये कौन सा अधिनियम था? इसको कहते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। इसमें लॉर्ड मॉर्ले कौन था और लॉर्ड मिंटो कौन था? लॉर्ड मॉर्ले था भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो था वायसराय। ठीक है? सबसे पहले इसी अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई और ये मुसलमानों के लिए लाया गया था। यानी फूट डालो राज करो वाली नीति अंग्रेज फिर से अपनाना शुरू कर दिए थे। आगे बढ़ो जरा। 1909 का अधिनियम किस लिए था? तो पृथक मताधिकार के लिए था। ए पार्ट ही सही हो जाएगा। और आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो 1909 से कितनी बार सवाल आए और इन अधिनियमों से कैसे-कैसे सवाल बनाए जाते हैं, इसको आप यहाँ पर भली-भाँति देख रहे होंगे। और ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स हमने आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है? संघीय न्यायालय ये किस अधिनियम के माध्यम से बना? मैंने आपको 1935 का अधिनियम बताया, याद करो। इसका उत्तर हो जाएगा 29। 1935 के अधिनियम के माध्यम से संघीय न्यायालय बना। अब यहाँ हो जरा, मैं आपको 2-3 बातें बता दूँ। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, 1935। ये जो अधिनियम है, ज़रा गौर करना, इसमें संघीय न्यायालय बनाने की बात की गई थी क्या? हाँ, इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। और एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि ये जो संघीय न्यायालय की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, कब हुई थी? सन याद रखना 1937। इसके अलावा इसी अधिनियम के माध्यम से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा भारत से अलग हो गया, ठीक है? और भी कई सारे जस्ट मिनट, और भी कई सारे जो प्रोविज़न्स थे, वो डाले गए थे इस अधिनियम में, जैसे आरबीआई की स्थापना हुई थी इसी अधिनियम के माध्यम से। इसके अलावा संघीय रेलवे प्राधिकरण की भी स्थापना हुई थी इसी अधिनियम के माध्यम से। संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना हुई, ठीक है? ये सारे के सारे और भी ये काफ़ी बड़ा अधिनियम है। दरअसल जब भारत का संविधान बनता है, तो उसमें जो मैक्सिमम पार्ट है, वो अधिनियम 1935 का ही देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत ब्रॉड है। तो इसमें जो भी मैंने प्रोविज़न्स बताए हैं, सारे के सारे आपको रिवाइज़ करने हैं समय-समय पर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कह रहा है?
भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था 1937। 16 में आ जाओ। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? द्वैध शासन, डायआर्की सिस्टम। अब ये शब्द आ गया द्वैध शासन। अब इसमें द्वैध शासन में मैं कुछ बातें यहाँ पर लिखता हूँ, जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। सबसे पहले ध्यान दो, मैंने लिखा द्वैध शासन, गौर करना। जैसे ही आपने द्वैध शासन शब्द देखा, आपके सामने 3 सवाल आने चाहिए। कौन-कौन से? सबसे पहले, द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू कब हुई? इस व्यवस्था को शुरू कब किया गया? तो आप बताओगे ये शुरू किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। और ये एक्ट कब आया था? 1784 में। इसके अलावा अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन ये कब शुरू हुआ? तब आप क्या बताओगे? 1919 का अधिनियम। याद रखिएगा सारे सवाल पूछे गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में डायआर्की सिस्टम यानी द्वैध शासन, ये कब शुरू हुआ? कौन से अधिनियम के माध्यम से? आप क्या बताओगे? ये है अधिनियम 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये 3 के तीनों स्टेटमेंट्स आपसे कई बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में। तो खैर आपसे पूछ रहा है केंद्र में द्वैध शासन, आप क्या बताओगे? सी पार्ट यानी कि 1935 का अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ो। 17 में आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की? केंद्र में पूछ रहा है ना, तो 1935 का हो जाएगा। और आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्या कह रहा है? 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन-सी प्रमुखता या विशेषता या विशेषताएँ हैं? 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है। पढ़ो ज़रा। प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार ने द्वैध शासन की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 18। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। ज़रा यहाँ पर आओ। मैंने क्या बनाया था फिगर? प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किसके माध्यम से आई थी? 1919 का अधिनियम। तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं, ये गलत है। मुसलमानों के लिए आया था 1909 में। ठीक, ये चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है। 1 और 3 आपके सही हो जाएँगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कह रहा है? भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन यानी डायआर्की सिस्टम किसे निर्दिष्ट करता है? तो मैंने बताया था डायआर्की सिस्टम जो होता है उसमें जो विषय होते हैं, इन विषय को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। अब इसमें पढ़ो, केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन होना? नहीं। 2 सरकारें, केंद्रीय और राज्य सरकारों को शुरू करना, ये भी गलत है। 2 शासक समुच्चय लंदन में और दूसरा दिल्ली में होगा, ये भी गलत है। इसके अलावा प्रांतों में प्रत्यायोजित विषय को 2 प्रवर्गों में बाँटा, ये सही है। और आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित यानी रिज़र्व्ड और अंतरित यानी ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बाँटे गए थे। कौन से आरक्षित विषय हैं? ये पूछ रहा है आपसे। न्याय आरक्षित विषय है, बिल्कुल सही है। स्थानीय स्वशासन आरक्षित नहीं है, ये हस्तांतरित है। ठीक है? भू राजस्व ये भी है, पुलिस ये भी है। जो महत्वपूर्ण थे, जैसे रुपए पैसा अंग्रेज़ों के लिए महत्वपूर्ण था, वो अंग्रेज़ों ने खुद रखा। रक्षा अंग्रेज़ों के लिए महत्वपूर्ण था और रक्षा कौन करता है? पुलिस करती है, सेना करती है। इसे अंग्रेज़ों ने अपने पास रखा था। बाकी जो छोटे-मोटे विषय थे, जैसे स्वास्थ्य, ये अंग्रेज़ों ने अपने पास नहीं रखा। ये हस्तांतरित विषय में डाल दिया। तो खैर 1, 3, 4 यानी कि आंसर सही हो जाएगा 1, 3 एंड 4। ठीक? तो हस्तांतरित विषय में जो कानून बनाने की ज़िम्मेदारी थी, वो लोग बनाते थे जो परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और बाकी विषय जो परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, वो अपने पास रखते थे। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। 21 क्या कह रहा है? किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना करनी है, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा? 1919। अब आपको सिंपल सवाल लग रहे होंगे ये सारे के सारे। भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी। ये कब बनाई गई थी? पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? यही सवाल आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको अधिनियम 1919 बताया, याद करो। 1919 में मैंने आपको कई सारे पॉइंट्स बताए थे जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। जैसे मैं बात अगर आपसे करूँ अधिनियम
भारत शासन अधिनियम 1919। गौर करना क्या है इसमें? इसमें सबसे पहली बात, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ होना। केंद्र में द्विसदनीय द्विसदनीय व्यवस्था शुरू। इसके अलावा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू, इसके अलावा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी शुरू की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी शुरू। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हो? इसके केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की जो शुरुआत करी गई थी, इसका मतलब है द्विसदन का मतलब है एक हो गया राज्यसभा और एक कौन-सा हो गया? एक हो गया लोकसभा। ठीक है, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सी पाओ। 23 में है, 23 पढ़ो और उसमें सही उत्तर तक पहुँचो आप। कह रहा है कि केंद्र में ऐसा कौन-सा अधिनियम है जिसने द्विसदनीय व्यवस्था को शुरू किया था? मैंने अभी आपको बताया था। अब देखो वही सवाल है जो यूपी पीसीएस 2008 में पूछा है, एमपी पीसीएस 2013 में। सवाल आयोग और कहाँ से बनाएगा? कुछ सवाल ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अब ये आपको सारे के सारे जितने प्रीवियस ईयर्स हैं, उनको कई-कई बार लगा जाना है और आप देखेंगे कि आपके सामने सवालों की कोई हिम्मत नहीं है कि वो आपसे अटेम्प्ट ना क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो और कथन दिया है पहला कि 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्स सुधार में 21 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। ये बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, दूसरे में कह रहा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ये सही है। दरअसल विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था 1935 के अधिनियम में, ये ठीक है। और आपको पता होगा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन था वो भी समय-समय पर बढ़ाया जा रहा था जैसे-जैसे अधिनियम आते थे। तो केवल और केवल दूसरा सही होगा, ठीक? और आगे बढ़ूँगा, 25 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताइए कि कौन से कथन हैं जो सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही है और आपको पता होगा 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में होनी शुरू हो गई थी। ये भारत में परीक्षा हुई थी और इसमें ये जो परीक्षा हुई थी दरअसल ये इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, ठीक है? नेक्स्ट देखो, पहली परीक्षा इलाहाबाद। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का जो प्रतिशत है वो यूरोपियों से अधिक था। हाँ, ये भी ठीक है, यूरोपियों से अधिक था। दरअसल ये जो प्रतिशत है, दिन-प्रतिदिन यूरोपियों से जो रेशियो था वो बढ़ाया जा रहा था। क्यों बढ़ाया जा रहा था? क्योंकि जैसे-जैसे समय बीत रहा था, भारतीयों को खुश करने के लिए उनका जो रेशियो था उसको बढ़ाया जा रहा था। 1919 के अधिनियम में मैंने आपको कई सारी बातें बताई थी। 1919 के अधिनियम में यहाँ पर आओ, इसमें 1-2 बातें और आप याद रखोगे तो 1919 का अधिनियम, ठीक है? सबसे पहली बात लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1926 1926 में। और इसके अलावा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। केंद्रीय जो बजट था, ये राज्य के बजट से राज्य बजट से इसे अलग कर दिया गया, ठीक है? इसके अलावा लंदन में भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया। भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन कार्यालय का सृजन किया गया। तो ये कई सारी बातें थी 1919 के अधिनियम में। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है अर्थात 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी? यानी कि 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था किस अधिनियम से की गई? और ये मैंने आपको पॉलिटी के बैच में कराया है। ज़रा यहाँ पर आओ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के बारे में मैंने क्या-क्या बताया है। एक बार रिवाइज़ करते हैं। ये अधिनियम है 1919 1919 का अधिनियम है और इसमें मैंने बताया था नरेंद्र मंडल के बारे में, ठीक है? इसके बारे में आपने पढ़ा होगा या फिर आप इसको कह सकते हो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस।
अच्छा, ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना का प्रस्ताव लाया गया था, वो किस अधिनियम में लाया गया था? तो आप बताओगे, इसकी स्थापना का प्रस्ताव अधिनियम 1919 में आया था। यहाँ तक बात क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट किस अधिनियम के माध्यम से हुई? तो मैंने बताया 1919। अगर आपसे पूछे कि इसका उद्घाटन हुआ कब? तो उद्घाटन कब हुआ? ये ईयर आपसे अगर पूछे तो आप बताओगे 1921 यानी 1921। और ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था, इसका नेतृत्व कौन करता था? नेतृत्व करता था वायसराय। वायसराय। और ये क्यों बनाया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? ये बस इतनी सी बातें हैं जो आप याद रखोगे। इसका उद्देश्य था आम हितों पर परामर्श देना, यानी जनता के हितों के लिए ये बनाया गया था, आम हितों पर परामर्श करना। ठीक है? ये इसका मुख्य लक्ष्य था। और अगर आपसे पूछे इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे, तो अभी आपने सवाल देखा था 120 मेंबर्स, 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? आप बताओगे 1919 1919। और आगे बढ़ो जरा, 27 देख लो। केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन-सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? 1919 के तहत जो निर्वाचन हुए हैं, वो हुए थे 1926, 1945, 1945। ए और सी इसका सही हो जाएगा। 28 नंबर पे भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? अभी मैंने बताया था 1945, 1945। क्वेश्चन नंबर ये था 27 नंबर, 1926 और 1945। तो आपसे पूछ रहा है अंतिम निर्वाचन, तो आंसर हो जाएगा 1945। ठीक है? 1929 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाओ। इसमें कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? सबसे पहले यहाँ पर आओ, मैं 2-3 बातें आपको बता दूँ। आपसे पूछ रहा है कि अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति। तो मैंने आपको एक अधिनियम बताया था। कौन-सा अधिनियम था? 1861 1861 का ये था भारत परिषद अधिनियम। ठीक? भारत परिषद अधिनियम में मैंने क्या-क्या बताया था? बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन बात चूँकि अध्यादेश की हो रही है, तो सबसे पहले आप अध्यादेश पर फ़ोकस करोगे। मैंने इसी अधिनियम में कहा था कि वायसराय को एक शक्ति प्रदान की गई थी, और ये जो शक्ति प्रदान की गई थी, ये क्या थी? ताकि वायसराय अध्यादेश को जारी कर सके। ये इसको शक्ति दी गई, यानी वायसराय की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूँ कि वायसराय अगर अध्यादेश जारी करता था, तो इस अध्यादेश की अवधि क्या होती? इसकी अवधि होती थी 6 मास। याद रखिएगा दोनों सवाल। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के माध्यम से दी गई? तो आप बताओगे 1861 भारत परिषद अधिनियम। और इसकी अवधि क्या होती? तो आप बताओगे 6 महीने। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा है, सवाल में आपसे पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो किस अधिनियम से प्रेरित होती है? तो मैंने आपको एक अधिनियम पढ़ाया था संविधान के इतिहास में। ये अधिनियम था 1935 1935। और 1935 के बारे में मैंने बताया था, ये काफ़ी बड़ा अधिनियम है। और भारत के जो संविधान है, उस संविधान में बहुत बड़ी छाप 1935 की देखने को मिलती है। दरअसल 1935 के अधिनियम को जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि इसमें जो टोटल धाराएँ हैं, ये हैं कितनी धाराएँ? टोटल 321 धाराएँ मैंने बताई थी। और अनुसूचियाँ कितनी बताई थी? अनुसूची, ये टोटल मैंने बताई थी 10 हैं। ठीक है? और इसी अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में एक आर्टिकल है 123, आर्टिकल 123। ये आर्टिकल इसी अधिनियम द्वारा प्रेरित है। अच्छा, अब मैंने आपको, हालाँकि अभी तक अधिनियम तो नहीं पढ़ाए, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे चैप्टर्स अपने पॉलिटी में शुरू करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में बताएँगे, वहाँ पे अधिनियम 100 सॉरी अनुच्छेद 123 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश से। ठीक है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश ये किस आर्टिकल में है? आप बताओगे 123। अनुच्छेद 135 में कितनी धाराएँ हैं? 321। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 10। ठीक है? और ये जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ये किस अधिनियम के द्वारा प्रेरित है? तो आप बताओगे अधिनियम है 1935 1935 का भारत शासन अधिनियम। सही उत्तर हो जाएगा 29 का बी पार्ट। और आगे बढ़ो जरा, 30 में आ जाओ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम, या हम कहें भारत सरकार अधिनियम से। और ये अधिनियम अपने आप में सबसे बड़ा अधिनियम था। क्वेश्चन नंबर 31 में आओ। 31 में क्या कह रहा है? भारत के संविधान में
केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? कह रहा है कि भारत के संविधान में जो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, जैसे आपने अनुसूची नंबर 7 पढ़ा होगा, ठीक है? अनुसूची नंबर 7 में क्या-क्या है? इसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं और ये सूची है, एक है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची, ठीक है? ये 3 सूचियाँ हैं और इन तीनों सूचियों में अलग-अलग विषय निर्धारित हैं। अलग-अलग विषय होने का मतलब है कि शक्तियों का बँटवारा किया गया है। कुछ विषय राज्यों को दिए गए हैं, कुछ विषय संघ को दिए गए हैं और कुछ विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। अर्थात अब आपसे सवाल पूछा है कि ये जो शक्तियों का विभाजन है, ये किस अधिनियम की देन है? बस सिंपल सा सवाल आपसे यही पूछा गया है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है, ये किस योजना का उल्लिखित रूप है? आप बताओगे 31 का सी पार्ट यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है, कौन-सी है? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही है ये। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये गलत हो जाएगा। अवशिष्ट जो विषय थे, ये प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं दिए गए थे। ये अवशिष्ट विषय किसे दिए गए थे? ये दिए गए थे गवर्नर जनरल को या हम कहें ये दिए गए थे वायसराय को। ठीक है? तो बी पार्ट इसका गलत हो जाएगा। आगे देखो 1935 का जो अधिनियम है वो प्रांतीय स्वायत्तता की बात करता है। हाँ, बिल्कुल सही है। और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 में आओ। 33 में कह रहा है, ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। कह रहा है कि किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? क्या बता सकते हो आप मुझे? अ, प्रांतीय स्वायत्तता की बात कर रहा है ना? तो प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब है कि प्रांतों से जो द्वैध शासन था, वो समाप्त होगा, तभी तो स्वायत्त होंगे प्रांत। और ये था 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है? भारत शासन अधिनियम। तो अब यहाँ पर आओ ज़रा, मैं बात कर लूँ आपसे अधिनियम की। अधिनियम कौन-सा? 1935। इसमें 2 बातें याद रखना। कौन-कौन सी बातें? सबसे पहली बात कि अगर आपसे पूछे कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन, ये समाप्त कब हुआ था? या किस अधिनियम के माध्यम से हुआ था? तो आप बताओगे 1935 का। अब मुझे बताओ अगर प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रांतीय स्वायत्तता इसे शुरू किया जाएगा, ठीक है? इसी अधिनियम में एक बात और घटित हुई, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त जब किया गया, तो फिर केंद्र में द्वैध शासन को शुरू कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन द्वैध शासन ये शुरू कर दिया गया और बहुत बार आपसे सवाल पूछा गया है कि केंद्र में द्वैध शासन यानी डायआर्की सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? आप बताओगे 1935 से। सही उत्तर इसका हो जाएगा सी पार्ट। और आगे बढ़ो, 34 में आ जाओ। पढ़ो ज़रा इसको क्या कह रहा है? एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, इसे किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? सिंपल सा सवाल है, 34 का सी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 35 में आओ। पीसीएस मेंस 2012 में ये सवाल पूछा जा चुका है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ। तो अखिल भारतीय महासंघ शामिल करने का प्रावधान ये किसमें आया था? ये आया था 1935 1935 के भारत शासन अधिनियम में। और मैंने आपको बताया था 1935 के अधिनियम में गौर करो ज़रा, मैं बात कर रहा हूँ 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी और मैंने कहा था कि इसमें अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने की बात की गई है। अखिल भारतीय संघ के निर्माण करने की बात की गई है। और ये जो अखिल भारतीय संघ के निर्माण करने की बात की गई थी, इसमें ब्रिटिश प्रांत लिए जाएँगे, भारत में जो ब्रिटिश प्रांत होंगे उनको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भारत में देशी रियासतें थी, उनको लिया जाएगा और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, इन सबको मिला के अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा और राज्य और रियासतों को एक इकाई के रूप में माना जाएगा। राज्य और जो रियासतें होंगी, इनको एक इकाई के रूप में माना जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको अपने बैच में बताई हैं पॉलिटी में, ठीक है? तो वहाँ से आप इसको डिटेल में पढ़िए
और इसके बाद फिर इनके एमसीक्यूज लगाइए और इसके बाद आपकी आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी, चाहे यूपीपीसीएस की हो या फिर लोअर पीसीएस आने वाली है या फिर लेखपाल की आने वाली, पॉलिटी से संबंधित आपके सवाल गलत नहीं होंगे। बस केवल और केवल काम इतना करना है कि पूरा कंप्लीट पॉलिटी बैच की थ्योरी आपको पढ़नी है, फिर उसका रिवीजन करते रहना है और इसके बाद एमसीक्यूज, ये लगातार मैं एमसीक्यूज पूरे के पूरे टॉपिक वाइज आपको करवाऊंगा। ठीक है? तो जितना आपको टारगेट दिया जा रहा है, वो सारा का सारा टारगेट पूरा करिए और इसके बाद आपकी आगे आने वाली वैकेंसी जैसे लोअर पीसीएस, ये सारी आपके हाथों में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी है? भारत सरकार अधिनियम 1919, देखो संघीय शासन व्यवस्था पूछ रहा है, किस अधिनियम ने दी है? तो संघीय शासन व्यवस्था किसने दी है? 1935, ये मैंने आपको बताया हुआ है। 1935, 36 का सी पार्ट सही हो जाएगा। और देखो 37 में, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष जो शक्तियां हैं वो किसके पास थी? ये मैंने आपको बताया था, वायसराय। ठीक है, वायसराय कह दो या फिर आप कह दो गवर्नर जनरल। तो आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38, ये आईएएस 2024 प्री में पूछा गया सवाल है। जरा इसको गंभीरता से पढ़ो और देखो कितना हल्का सवाल है। कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, यानी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो अधिनियम आया था 1935 का, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से देखो कि कौन से कथन सही है। सबसे पहला, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ यानी फेडरेशन की स्थापना की गई थी। फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी क्या? 1935 के अधिनियम में, जो कि भारतीय ब्रिटिश प्रांत और साथ ही साथ देशी रियासतों को इसमें शामिल किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही है। रक्षा, विदेशी संबंधी जो मामले थे वो परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में थे। क्या ये सही है? हाँ, ये भी ठीक है। परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में थे जिसमें जो गवर्नर जनरल था, वो लीड कर रहा था। तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो जरा। 39 में देखो, कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली ये थी। अखिल भारतीय संघ के लिए, फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए। दरअसल फेडरेशन ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से एक नहीं है? भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में एक नहीं है। कौन सा है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया, ये बिल्कुल सही है। प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, ये भी सही है। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन करना ये निश्चित नहीं किया गया था, सी पार्ट गलत हो जाएगा। और भारत के संघ का प्रस्ताव दिया गया था इसमें, ये भी सही है। नेक्स्ट देखो, यूपीपीसीएस 2010 में सवाल ये पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा एक भारत मिशन अधिनियम 1935 1935 के अधिनियम में स्वीकार किया गया अवयव नहीं है? 1935 के अधिनियम में जितने मैंने पॉइंट्स बताए वो सारे के सारे, अगर आपको पॉइंट्स पता है, इस सवाल का उत्तर बड़े आसानी से आप दे दोगे। देश के लिए लिखित संविधान का ये अधिनियम प्रावधान करता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। लिखित संविधान का ये प्रावधान नहीं करता है। ठीक है, आगे देखो। हालांकि उस समय संविधान की मांग उठने लगी थी, लेकिन ये जो कथन कह रहा है ए पार्टी, ये गलत हो जाएगा। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि बनाया गया था, ये ठीक है। दरअसल इसमें जो मताधिकार था, जो नॉमिनेशन था, उसको बढ़ाया गया था। मैंने आपको बताया था कि 10% मतदाताओं को बढ़ाया गया था विभिन्न स्रोतों के आधार पर। और सी पार्ट में क्या कह रहा है? एक संघ बनाने की योजना पर विचार किया गया था, ये भी सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट किया जाना, ये भी ठीक है। ए पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, 42nd में आ जाओ। 42 क्या कह रहा है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ये आपसे पूछा है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल ठीक है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली है? नहीं, स्वतंत्रता मिली थी 1947 के अधिनियम के माध्यम से। तो ये गलत हो जाएगा। इसके द्वारा भारत विभाजन हुआ है? नहीं, विभाजन भी हुआ था 1947 के अधिनियम के माध्यम से। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी, ये गलत है। रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे, या तो वो भारत के साथ शामिल हो जाए, या वो पाकिस्तान के साथ चली जाएँ, या फिर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें, स्वतंत्र रखें। तो इसमें जो सही उत्तर होगा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारतीय संविधान का ये प्रमुख स्रोत है। ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43, 43 नंबर। ये बिहार बीसीएस में पूछा गया है 2024 में। सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल में तब्दील कर दिया?
और विधानसभा और विधान परिषद, बिहार विधानसभा और परिषद इसका गठन किया गया था। तो सवाल में आपसे बिहार के बारे में पूछा गया है, जो कि बिहार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, एक अधिनियम की मैंने चर्चा करी थी, ज़रा यहाँ पर देखो। ये अधिनियम है 1935 का, 1935 भारत सरकार अधिनियम, और मैंने कहा था कि 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, ठीक? और ये 6 राज्य कौन-कौन से थे? इन्हीं 6 राज्यों में से एक राज्य है बिहार, जिसमें से एक राज्य था बंगाल, बम्बई और बिहार, ये 3 राज्य। इसके अलावा 3 थे मद्रास, इसके अलावा असम और एक था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, ये टोटल थे 6 राज्य। यहाँ पर 1935 के अधिनियम के माध्यम से द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो आंसर में आपसे पूछ रहा है बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के माध्यम से शुरू हुई थी? तो आप बताओगे 1935, ठीक है? और आगे बढ़ो ज़रा, 44 में आ जाओ। यूपीपीसीएस 2011 में मेंस में पूछा गया ये सवाल है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से जुदा किया गया था? तो बर्मा भारत से अलग हुआ था, ये 1935 का अधिनियम था और इसमें बहुत सारी बातें की गई थी, जैसे आरबीआई की स्थापना करना, संघीय न्यायालय की स्थापना करना, भारतीय संघ का निर्माण करना और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत करना, 10% मताधिकार का प्रयोग करना और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, 1935 एक्ट। 45 में आ जाओ, 45 क्या कह रहा है? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे 1936, 42, 46, तो स्वराज पार्टी हो जाएगा सही उत्तर 1934 में, ठीक है? हालाँकि जब आप संविधान सभा का इतिहास जो मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने 1895 का इतिहास बताया था, 1922 का इतिहास बताया था और साथ ही साथ 1934 का इतिहास बताया था। मैंने आपसे कहा था 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की माँग की थी। 1922 में फिर गांधी जी आ चुके थे और गांधी जी ने एक डायलॉग मारा था और इन्होंने कहा था कि भारत के लिए जो संविधान सभा होगी उसका निर्माण भारतीय ही करेंगे। 1934 में एक शख्स आए एम एन रॉय, तो एम एन रॉय के द्वारा अ, संविधान सभा की माँग की गई थी। तो ये तीनों ईयर्स आप याद रखोगे, आपसे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और खास तौर से गांधी जी का डायलॉग भी पूछा जाता है और 1934 में एम एन रॉय के द्वारा जो संविधान सभा की माँग की गई थी, उसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ो ज़रा, 46 में आ जाओ, 46 क्या कह रहा है? स्वतंत्रता से पूर्व यानी 1947 से पहले के दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो संविधान निर्मात्री सभा का विचार ये किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था एम एन रॉय ने। अम्बेडकर साहब गलत हो जाएगा, एनी बेसेंट गलत हो जाएगा, नेहरू भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर होगा एम एन रॉय। अब यहाँ पर आओ, ये डायलॉग पूछा गया है। एमपीपीसीएस 2022 में पूछा जा चुका है और हो सकता है आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं में भी ये सवाल रिपीट कर दिया जाए। कह रहा है कि किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायनों में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ये डायलॉग है गांधी जी का, एज इट इज आप रट्टा मार लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इस डायलॉग को 4 से 5 बार पढ़ो, ये याद हो जाएगा, क्योंकि डायलॉग आम तौर पर रिपीट होते हैं, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि गांधी जी ने पहले कुछ डायलॉग मारा, अब जो आगे आने वाली परीक्षा होगी उसमें कुछ डायलॉग होगा। गांधी जी तो अब रहे नहीं हैं, तो डायलॉग उनके जो ये डायलॉग्स हैं, वो फ़ेमस हो चुके हैं। तो इस वजह से आपको ये सारे के सारे उनके कथन याद करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव, ये किया गया था किसमें? फिर से पढ़ो इसको, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव, ये किया गया था किसके द्वारा? आपको दिया गया है साइमन कमीशन के द्वारा ऑप्शन में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ये तो गलत हो जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन भी गलत हो जाएगा, साइमन कमीशन सही नहीं होगा, चूँकि संविधान सभा के बारे में इसमें नहीं कहा गया है, ठीक है? जस्ट वेट, निर्वाचित संविधान सभा इसलिए गलत हो जाएगा। आगे देखो क्रिप्स मिशन, आपसे कह रहा है कि सबसे पहले, है ना? क्रिप्स मिशन ये आया था 1942 में और कैबिनेट मिशन ये 1946 में आया था। इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्रिप्स मिशन होना चाहिए, 1942 का। चूँकि आपसे संविधान सभा किस अधिनियम के माध्यम से बनी, ये नहीं पूछ रहा है। अगर ये पूछता तो 1946 कैबिनेट मिशन सही उत्तर होता।
आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का करने का प्रस्ताव ये किया गया था किसके द्वारा? तो सही उत्तर होगा क्रिप्स मिशन। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? 48 पर। नेक्स्ट देखो 49। इसमें क्या कह रहा है? क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के बारे में ये कथन दिए गए हैं और कह रहा है कि सही कथन की पहचान करो। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। जस्ट वेट। क्रिप्स मिशन में संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और भारतीय रियासतों के द्वारा नामित सदस्य होंगे। हाँ, ये ठीक है। आगे क्या कह रहा है? नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा, उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग से संधि पर हस्ताक्षर करे। ये भी सही है, दोनों कथन आपके सही हो जाएँ। ये आईएएस 2022 में पूछा जा चुका सवाल है। आगे बढ़ो जरा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या ये कितनी निर्धारित यानी एक सीट ये कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा? ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। और ये मैंने आपको बताया हुआ है 10 लाख। याद रखिएगा पूछा जा चुका है। पीसीएस 2003 में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है? कह रहा है कि इन व्यक्तियों में से कौन है व्यक्ति जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? सबसे पहले मुझे बताओ ये जो कैबिनेट मिशन है, इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? इसमें टोटल मेंबर्स थे 3। एक था पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। विलियम वुड इसका सदस्य नहीं था। ये जो पैट्रिक लॉरेंस है, ये इस मिशन का अध्यक्ष था। स्टैफर्ड क्रिप्स कौन था? ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। व्यापार बोर्ड का ये बंदा अध्यक्ष था। इसके अलावा एबी अलेक्जेंडर ये दरअसल एक नौसेना मंत्री था। नौसेना मंत्री। अच्छा, क्या मुझे आप बता सकते हो कि ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है, ये भारत कब पहुँचा? मैं बात कर रहा हूँ कैबिनेट मिशन प्लान की। कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये भारत कब पहुँचता है? आप बताओगे 26 मार्च ओह सॉरी 2 दिन लेट हो गए हम तो। यानी कि ये पहुँचा था 24 मार्च को। 1946 को ये भारत पहुँचता है और ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है, इसके 3 प्रमुख कार्य थे। 3 प्रमुख इसको कार्य सौंपे गए थे। काम क्या-क्या थे इसके 3? एक तो अंतरिम सरकार का ये गठन करेगा। अंतरिम सरकार का गठन करना। इसके अलावा इसका एक मुख्य काम था संविधान सभा का गठन करना। ठीक है? संविधान सभा का गठन कर लेना और इसके अलावा संविधान निर्माण के लिए योजना बनाना या योजना प्रस्तुत करना। और ये योजना किसके लिए प्रस्तुत करेगा? संविधान के निर्माण के लिए। संविधान निर्माण के लिए। ठीक है? तो ये 3 इसके प्रमुख कार्य थे, 3 के तीनों कार्य आप याद रखोगे, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। वापस आ जाओ। 51 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था, वो किसके तहत किया गया था? मैंने आपको बताया था संविधान सभा का जो गठन हुआ था, वो हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 गलत है। क्रिप्स योजना ये भी गलत है। हालाँकि इससे पहले क्रिप्स योजना को ही भेजा गया था भारत में जो संविधान सभा है उसके गठन के लिए। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा का गठन फाइनली किसके माध्यम से हुआ था? तो आंसर होगा सी पार्ट। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। और आगे बढ़ो जरा, सवाल नंबर 53 में आ जाओ। ये भी सवाल पूछा गया है एमपीपीसीएस 2023 में। इसमें क्या कह रहा है? संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ है? सेम सवाल है, रिपीट हुआ है। ठीक है? संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ है? आप बताओगे कैबिनेट मिशन योजना यानी कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन योजना यानी बी पार्ट सही हो जाएगा। अच्छा, ये एक शब्द लिखा है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में कौन-कौन सी बातें की गई थी? ज़रा आओ समझ लेते हैं 2-3 बातें यहाँ भी, चूँकि सवाल आपसे यहाँ से भी पूछे जाते हैं। क्रिप्स मिशन, मैं बात कर रहा हूँ स्टैफर्ड क्रिप्स की। ये जो क्रिप्स मिशन है, दरअसल इसी में पहली बार संविधान सभा की औपचारिक अनुमति मिली। अगर आपसे पूछे भारत में संविधान सभा की औपचारिक अनुमति औपचारिक अनुमति, ये जो अनुमति मिली है, ये किसमें मिली है? किसमें का मतलब है, किस योजना के तहत मिली थी? तो क्रिप्स योजना या हम कहें क्रिप्स मिशन के अंतर्गत मिली थी। ठीक है? और काहे की अनुमति मिली है? संविधान सभा की। इसके अलावा इसमें और भी कई सारी बातों क दरअसल इस योजना को जो मुस्लिम लीग थी, उसने अस्वीकार कर दिया था। इसने अस्वीकार कर दिया था। इसके अलावा क्रिप्स मिशन जब आया था तो इसने अ, वादा किया था कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, चूँकि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसने वादा किया था कि जैसे ही युद्ध की समाप्ति होगी, युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा बनाई जाएगी। संविधान सभा बनेगी।
सवाल ये है कि कब बनेगी? तो इसने कहा युद्ध की समाप्ति पर। ऐसे तो अगर कभी युद्ध समाप्त ना होता, तो कभी संविधान सभा भी ना बनती। इसके अलावा इसने और भी कई सारी बातें कही। इसने कहा कि भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा, भारत को डोमिनियन दर्जा मिलेगा। इसके अलावा क्रिप्स मिशन में ये भी बात कही गई कि अगर कोई भी प्रांत भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करता है, तो उसे अपना अलग संविधान बनाने का भी राइट होगा। यानी कोई प्रांत यदि संविधान स्वीकार ना करे, तो अपना अलग संविधान बनाए। और इसी मसले पर विवाद हो गया था। और कई सारे मसले थे, लेकिन ये एक मुख्य मसला था। कोई प्रांत यदि संविधान स्वीकार न करे, संविधान ना स्वीकारे, तो अलग संविधान बनाए, अलग संविधान बनाए या बना सकता है। ठीक है? तो ये सारे के सारे प्रोविज़न्स क्रिप्स मिशन में डाले गए थे। सही इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? आप बताओगे बी फॉर बॉय सही होगा, यानी कैबिनेट मिशन प्लान। चमन में देखो, कह रहा है कि 1946 में जो अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ था, उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन? सवाल सिंपल सा है, मैं 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिखता हूँ, गौर करना। बात हो रही है अंतरिम सरकार की, अंतरिम सरकार। अब मुझे बताओ ज़रा, ये जो अंतरिम सरकार है, इसमें एक सदस्य था, इसका नाम था जस्ट वेट। जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार के जितने भी सदस्य होते थे, वो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद, ठीक? कार्यकारी परिषद के ही सदस्य थे। अब सवाल ये आता है, मुझे ये बताओ कि परिषद का प्रमुख कौन था? अगर आपसे ये पूछ ले, परिषद का प्रमुख कौन होता था? तो आप बताओगे परिषद का जो प्रमुख होता था, वो था वायसराय, ठीक है? दूसरा सवाल मुझे बताओ, वाइस ये जो परिषद है, इसका अभी मैंने आपसे प्रमुख पूछा। अब मुझे बताओ कि परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता था? उपाध्यक्ष थे जवाहर जवाहरलाल, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब। तो अध्यक्ष होता था वायसराय और उपाध्यक्ष होता था उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वापस आ जाओ, वही आपसे पूछा है कि कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? आप आंसर बताओगे पंडित नेहरू। और आगे बढ़ो जरा। यूपी पीसीएस में ये सवाल आया है 2010 में और आपसे पूछ रहा है कि कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी थे क्या? हाँ, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा और कला का विभाग दिया गया था। शिक्षा और कला ये देख रहे थे अंतरिम सरकार में। पंडित सॉरी, राजेंद्र प्रसाद थे क्या? हाँ, राजेंद्र प्रसाद खाद्य मामले देख रहे थे। खाद्य और कृषि मामले थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। जगजीवन राम थे क्या? हाँ, ये भी थे। ये श्रम मामले देख रहे थे। ठीक है? तो इसमें सी पार्ट आपका सही होगा। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाओ। 56 कह रहा है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन-सा विभाग था? तो आप बताओगे इनके पास था खाद्य और कृषि विभाग। क्वेश्चन नंबर 56 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। देखो, क्वेश्चन नंबर 57 57 में कह रहा है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा जो की गई थी, वो कब की गई थी? उसकी तारीख मुझे बताओ। 2 तारीखें आपको याद रखनी है। कौन-कौन सी? अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो आप बताओगे 24 अगस्त 1946 को। एक तो तारीख ये याद रखोगे और अंतरिम सरकार का अगर आपसे पूछे कि गठन कब हुआ था, तो एक तारीख याद रखोगे, ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये है 2 सितंबर 2 सितंबर 1946 1946। ठीक है? अगर आपसे पूछे अंतरिम सरकार का गठन, तो ये तारीख बताओगे और अगर आपसे पूछे कि घोषणा, तो ये तारीख बताओगे और ये दोनों ही तारीखें पूछी गई हैं, जिसमें से घोषणा यूपी पीसीएस प्री 2022 में सवाल आ चुका है। और आगे बढ़ो जरा, 58 में आ जाओ। 58 कह रहा है कि कथन और कारण दिए गए हैं। वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू, मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बँटवारा बच सकता है। नहीं, ये गलत है। इसमें सही उत्तर होगा आपका कथन सही है, लेकिन कारण गलत है। ये आईएएस प्री 2007 में आया है। इससे संबंधित 2-4 बातें मैं आपके लिए बताऊँगा। गौर करना यहाँ पर। मैं बात कर रहा हूँ वेबल योजना की। वेबल योजना। हालाँकि जब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर इन सारी की सारी योजनाओं को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी छोटी बातें यानी थोड़ी बातें करते हैं क्योंकि सवाल आपका वेबल योजना से संबंधित है। क्या मुझे बता सकते हो कि वेबल योजना का ईयर क्या है? जून 2000 ओह सॉरी 2000 बोल दिया, जून 1945 1945 1945 से संबंधित है वेबल योजना।
इसमें कौन-कौन सी बातें कही गई थी? इसमें दरअसल वेबल योजना के अंतर्गत बहुत सारी बातें हुई हैं। कौन-कौन सी? आओ ज़रा समझते हैं। इसमें कहा गया था कि कार्यकारी परिषद में मुसलमान और हिंदू बराबर होंगे। मुसलमान किसके बराबर होंगे? हिंदू। ये कहाँ होगा? ये होगा कार्यकारी परिषद में, ठीक है? कार्यकारी परिषद में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। इसके अलावा वेबल योजना में और क्या पॉइंट्स रखे गए थे? इसमें रखा गया था कि परिषद में एक वायसराय होता है। आप सबने पढ़ा होगा, मैंने संवैधानिक इतिहास में पढ़ाया भी था। वायसराय, एक वायसराय है, ठीक है? और कमांडर इन चीफ का पद भी था। कमांडर इन चीफ का पद था। अब मुझे बताओ, वेबल योजना के अंतर्गत एक पॉइंट और कहा गया कि वायसराय और कमांडर इन चीफ को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सारे भारतीय होंगे। बाकी सारे के सारे भारतीय होंगे। ये साफ बात भी बोल दी गई है। इसके अलावा वेबल योजना में एक बात और कही गई। कहा ये गया कि भैया आप हमारी योजना पर अमल करिए, हम शिमला में भी एक सम्मेलन करवाएँगे। शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। सम्मेलन बुलाया जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा या क्या हुआ इस सम्मेलन में, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे हिस्ट्री के टॉपिक में। लेकिन अभी चूँकि पॉलिटिकल एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो, वेबल योजना में एक बात और कही गई। कहा गया कि जैसे ही युद्ध की समाप्ति होती है, चूँकि 1945 है, यह युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय खुद संविधान बनाए। युद्ध की समाप्ति के बाद जो भारतीय हैं, ये भारतीय स्वयं संविधान का निर्माण करें, संविधान बनाएँ, ठीक है? तो ये सारी बातें कही गई वेबल योजना के अंतर्गत। अब यहाँ पर आओ, दूसरा कथन पढ़ो। कह रहा है कि वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बँटवारा इनको रोकना ही नहीं था। इनको ये सारी बातें इनके डिक्शनरी में थी ही नहीं, तो यहाँ पर आर गलत हो जाएगा और एक सही है। नेक्स्ट देखो 59, ये आईएएस परीक्षा में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के संबंध में सत्य है? सबसे पहला कथन पढ़ो, यह संविधान सभा के बारे में पूछ रहा है आपसे, गौर करना। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर। क्यों गलत है? क्योंकि जो संविधान सभा है, उसमें जो मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे, वो प्रांतीय विधान सभाओं से किए गए थे। प्रांतीय विधान सभाओं से किए गए थे। अर्थात यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को प्रयोग में लाया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचित किए गए थे। तो ये वयस्क मताधिकार वाला तो सिस्टम गलत हो जाएगा। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का परिणाम था? नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष। तो ये भी गलत है। यह बहुदलीय निकाय था? हाँ, ये ठीक है। बहुदलीय बहुत सारे दल थे इसमें और अनेक समितियों के माध्यम से संविधान सभा ने कार्य किया है। हाँ, ये भी सही है। बहुत सारी समितियाँ बनाई गई थी, प्रारूप समिति और भी कई सारी समितियाँ। तो 3 और 4 आपके सही हो जाएँगे। और आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 60 में आ जाओ। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? बिल्कुल गलत है। अभी-अभी मैंने इसको गलत किया है, ठीक है? और ये किस पर आधारित थी? अप्रत्यक्ष यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का परिणाम था? ये भी गलत है। बहुदलीय संरचना थी? हाँ। ये कई समितियों के माध्यम से काम करती थी? हाँ। तो सी और डी। 1 मिनट, मैं कुछ गलत पढ़ गया हूँ। कौन से कथन सही हैं? यही तो पूछ रहा है। कौन से कथन सही है? तो वयस्क मत एक जस्ट वेट, मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सही है, ठीक? और आगे बढ़ो ज़रा जस्ट वेट। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का परिणाम था, तो ये गलत हो जाएगा। बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये गलत हो गया। बहुदलीय संरचना थी। ये कई समितियों के माध्यम से काम करती थी। हाँ, ये सही है। तो अब जो उत्तर होगा आपका वो ए और डी हो जाएगा, है ना? ए पार्ट होगा। मैं पहली बार में गलत पढ़ गया था उसको। आप एक बार फिर समझ लो, चूँकि कन्फ्यूज़न में आप भी आगे होंगे। देखो, एक बात मैं बता दूँ, आईएएस प्री 2007 में है। जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक? अब यहाँ पर आओ ज़रा। इस सवाल को देखो, आईएएस प्री 1993, ये सेम सवाल है और यही सेम सवाल है जो कि अभी रिपीट होगा। आरएस यानी राजस्थान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसमें यही सेम सवाल रिपीट हुआ है। इस वजह से आपको प्रीवियस ईयर्स बहुत लगाने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पूछे जाते हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है राजस्थान ने
और ये सवाल सेम सेम उसने पूछ लिया, है ना? पढ़ लो एक बार फिर से इसको समझ लो। भारत की जो संविधान सभा है, उसके संबंध में कौन से कथन सही है? ये पूछ रहा है आपसे। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, नहीं, ये गलत हो जाएगा। बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से काम कर रही थी, हाँ, ये सही है। तो ए और डी इसका सही हो जाएगा। 61 में आ जाओ, 61 कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन की पहचान करो। गलत कथन की पहचान कराना है आपको। सबसे पहला बोल, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये गलत हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था अप्रत्यक्ष यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया गया था। सी पार्ट गलत है और आपसे कह रहा है गलत कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की छठी अनुसूची पर आधारित थी, जो कि कर संपत्ति शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित दिया गया था। ये भी ठीक है। डी पार्ट इसका सही होगा। एमपीपीसीएस 2012 का सवाल है। 62 में आओ। कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा? नहीं, गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था? ना, ये भी गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था? हाँ, ये ठीक है। और ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांत के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे? नहीं, गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे? ये भी गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, यही सही है। सरकार द्वारा संवैधानिक मसलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, ये भी गलत है। सी पार्ट इसका सही होगा। ठीक है? ये सारे के सारे अब मैंने आपको बता दिए हैं। आपने थ्योरी भी कंप्लीट कर ली होगी संवैधानिक इतिहास की। नेक्स्ट देखो 64 संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? पता है कैसे हुआ था? सीधे जनता ने नहीं किया था। कांग्रेस के द्वारा नामांकन भी इनका नहीं हुआ था। भारतीय राज्यों के शासकों के द्वारा नामांकन भी नहीं हुआ था। फिर कैसे हुआ था? फिर हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। याद रखिएगा, यूपीपीसीएस 93 में सवाल पूछा जा चुका है। आगे बढ़ो जरा, 65 में आ जाओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 65 क्या होगा इसका सही उत्तर? बताया? इसका सही उत्तर होगा, पहले कौन थे? राजेंद्र बाबू से पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे ये सच्चिदानंद सिन्हा। ये थे अस्थायी। ठीक है? और एक तारीख मैं आपको बता दूं, ये तारीख आप याद रखोगे। दरअसल ये तारीख है 9 दिसंबर की। 9 दिसंबर 1946 1946 ये जो तारीख है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी इस तारीख को। और अगर आपसे पूछे कि पहली बैठक कब हुई है संविधान सभा की, तो आप बताओगे 9 दिसंबर को। और अगर आपसे पूछे कि स्थान कहाँ है, यानी कि कहाँ ये बैठक हुई है, आप बताओगे दिल्ली। दिल्ली में ये बैठक हुई। क्या मुस्लिम लीग इसमें आई थी? नहीं, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। इसके अलावा इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो आप बताओगे टोटल 207 सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया था। और इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था और ये बंदा थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, ये वरिष्ठ थे, इसीलिए इनको पहला सम्मान देने के लिए बनाया गया था। दरअसल फ्रांस की परंपरा को हम उस स्थिति में फॉलो कर रहे थे। 66 में आओ जरा। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में पूछा गया है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी पार्ट। आपसे स्थायी पूछा है ना, अगर अस्थायी पूछता तो हो जाते सच्चिदानंद। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष कौन था? सिन्हा साहब थे, अस्थायी। ठीक है? इसके अलावा 68 में आ जाओ। 68 68 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अब देखो सवाल कैसे बदल रहा है। उद्घाटन अधिवेशन पूछ दिया। उद्घाटन का मतलब क्या है? पहला। भाई जब पहला अधिवेशन होगा वही तो होगा उद्घाटन। और पहले में कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 69 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। कब चुना गया था पता है आपको? ये चुना गया था 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 यानी दिसंबर 1946 आपका सही उत्तर होगा। डी पार्ट। आगे बढ़ो जरा, 70 नंबर में आ जाओ।
संविधान की संविधान निर्माती सभा यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या बताओगे आप? अध्यक्ष थे क्या होगा इसका सही उत्तर? राजेंद्र बाबू। ए पार्ट। ठीक, 70 का ए। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द लिखा है, जस्ट वेट, जवाहरलाल नेहरू। मुझे ये बताओ, ऐसी कौन-कौन सी समितियाँ थीं जिनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे? या नेहरू साहब से मुझे समितियाँ मत बताओ, मुझे एक सवाल बता दो। नेहरू और वो भी जवाहरलाल। तो इन्होंने क्या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, पता है आपको? उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने ही पेश किया था। मुझे 2 तारीखें बताओ, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया और उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ? पेश कब किया, पास कब हुआ? ये दोनों तारीखें मुझे बताओ। आप बताओगे, पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक? और 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था संविधान सभा के द्वारा। और आगे बढ़ो जरा, 71 नंबर में आ जाओ। 71 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सवाल सिंपल है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, नेहरू कह रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू होंगे, है ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 71 का हो जाएगा आपका बी पार्ट। अच्छा, यहीं से मुझे एक बात और बताओ, राजेंद्र बाबू यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, ये कौन-कौन सी समितियों के अध्यक्ष थे, पता है आपको? आपने संचालन समिति पढ़ा होगा। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र बाबू। इसके अलावा आपने नियम समिति के बारे में पढ़ा होगा। नियम समिति या फिर प्रक्रिया नियम समिति कहा जाता है। प्रक्रिया नियम समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? यही राजेंद्र प्रसाद साहब, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति महोदय। इसके अलावा राष्ट्रीय झंडे पर तदर्थ समिति, राष्ट्रीय झंडे पर तदर्थ समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र बाबू। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 72 में पहुंचो। कथन 1 और कथन 2, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 को, ये दिल्ली में हुई थी क्या? हाँ। जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया। अरे नहीं, जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया गया था भाई। तो दूसरा गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा। एक सही है, 2 गलत है। 73 में आओ, 73 क्या कह रहा है? संविधान सभा के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई 1946 को, बिल्कुल सही है। प्रथम जो स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी गलत लिख दिया, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, वो अस्थायी थे। स्थायी तो राजेंद्र प्रसाद थे, है ना? तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरे में आ जाओ, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की जो पहली बैठक है, उसका बहिष्कार किया था। हाँ, ये ठीक है। तो 1 और 3 सही होंगे। 1 और 3। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 74 में पहुँचो। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? अच्छा, यहाँ से मैं आपको 2-3 जानकारियाँ दे दूँ, ये आप लिख लेना। मैं बात कर रहा हूँ संविधान सभा की। इसको लिख लो, चूँकि आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, संविधान सभा में मैं 2 बातें आपसे पूछता हूँ। एक तो मुझे बताओ, सभापति यानी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? और मुझे बताओ, उपसभापति कौन थे? सबसे पहला, मैं बात कर रहा हूँ प्रथम सभापति की, और मैं पूछ रहा हूँ आपसे, प्रथम उपसभापति कौन थे? अब यहाँ से 2-2 सवाल मुझे बताना। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के पहले सभापति, वो भी अस्थायी, तो आप बताओगे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर आपसे पूछ ले कि पहले सभापति संविधान सभा के, वो भी स्थायी, तो आप बताओगे राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है? अब यहाँ पर आओ, संविधान सभा के पहले उपसभापति, वो भी अस्थायी, बताओ। अगर पूछे अस्थायी, तो आप एक नाम बताओगे, इनका नाम है फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी। ठीक है? फ्रैंक एंथोनी। अगर आपसे पूछे कि पहले स्थायी उपसभापति मुझे बता दो, तो आप बताओगे एच.सी. मुखर्जी। बस इतनी सी बातें हैं जो आप याद रखो। संविधान सभा के पहले सभापति अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी राजेंद्र बाबू, और अगर आपसे पूछे उपसभापति अस्थायी तो फ्रैंक एंथोनी, और स्थायी एच.सी. मुखर्जी। ठीक है? 74 का सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी। आपसे अस्थायी पूछा है ना उपसभा? हाँ, ठीक है। 75 में आओ, 75 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? स्थापना क्या मतलब क्या है? स्थापना का मतलब है कि पहली बैठक कब हुई? तो ये बी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। ठीक है?
कह रहा है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। सवाल काफी सिंपल सा है, पहली बैठक के संबंध में आपसे सवाल पूछा गया है और वो भी तारीख 9 दिसंबर 1946। अब यहाँ पर आओ जरा, मैं दो तीन जानकारियां आपसे डिस्कस कर लूं। जो पहली बैठक है, गौर करो, पहली बैठक, ये काहे की पहली बैठक है आप बताओगे, संविधान सभा की। मुझे बताओ ये हुई कब। तो तारीख याद रखना, 9 दिसंबर 1946, 1946 को। इसके अध्यक्ष उस समय कौन बनाए गए थे, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा के बाद, चूंकि ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे, तो इसके स्थायी अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। तो सवाल यह है कि स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, आप बताओगे बाबू राजेंद्र प्रसाद को, यानी राजेंद्र प्रसाद। यही हमारे पहले राष्ट्रपति भी होंगे। ठीक है। ये जो पहली बैठक थी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया था, कितने सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया। तो आप बताओगे इसमें सदस्यों ने भाग लिया था 207, 207। और ये जो पहली बैठक है, 207 सदस्यों ने भाग लिया था। और जो संविधान सभा है, अगर आप मैं मुझे एक सवाल बता पाएं कि संविधान सभा में उपाध्यक्ष भी थे क्या, आप बताओगे हाँ। तो इसके दो उपाध्यक्षों के नाम याद रखना, एक तो है एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, और दूसरे हैं उपाध्यक्ष, इनका नाम है वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी। ठीक है। चलिए वापस आइए, क्वेश्चन नंबर 76 का ए पार्ट सही हो जाएगा। अब आ जाओ 77 में। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। गठन कब हुआ था, दिसंबर 1946 में, 1946 में। ठीक है। और आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 78 में आ जाओ। भारत के संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है, अभी आपसे पहली बैठक पूछी थी, अब पूछ रहा है पहला अधिवेशन ये कब शुरू किया गया। अधिवेशन हो, बैठक हो, तारीख वही है, याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946। इन शब्दों से आप भयभीत मत हो जाना, नहीं तो अलग अलग उत्तर लगा के कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 9 दिसंबर 1946, क्वेश्चन नंबर 78 का सही हो जाएगा बी पार्ट। अब आ जाओ 79 में। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, सवाल फिर से अलग अलग परीक्षाओं में ये रिपीट हो रहे हैं, कब हुई पहली बैठक, तो 9 दिसंबर 1946 को। और सारे के सारे फैक्ट्स आप वही याद रखोगे जो मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 में आ जाओ। 80 क्या कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कौन सी बैठक थी जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ये सवाल पूछ रहा है आपसे। अब यहाँ पर आओ जरा, मैं आपसे उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कुछ बातें चर्चा कर लूं। उद्देशिका प्रस्ताव, उद्देशिका प्रस्ताव। ठीक है। आओ जरा शुरुआत करें। उद्देशिका प्रस्ताव, क्या मुझे बता सकते हो कि इसे पेश किसने किसने किया था। तो इसे पेश करने वाले थे जवाहरलाल, जवाहरलाल नेहरू साहब। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने अगर इसको पेश किया है तो तारीख भी आपको पता होगी। तारीख क्या थी, ये डेट आपसे पूछी जाती है, आप बताओगे 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946, 1946 को। ठीक है। इस दिवस को, या हम कहें इस तिथि को, इसको पेश किया गया। और इसे पेश तो किया गया था 13 दिसंबर को, इसे पास कब किया गया, संविधान सभा के मेंबर्स के द्वारा। तो पास किया गया था, ये तारीख भी आप याद रखना, 22 जनवरी, 22 जनवरी 1947, 1947 को। और ये जो उद्देश्य का प्रस्ताव है, यही आगे चल के हमारा प्रस्तावना बनता है, यही आगे चल के प्रस्तावना बना था। ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछे कि उद्देश्य का प्रस्ताव पहले जो अधिवेशन हुआ था उसकी कौन सी बैठक में नेहरू ने रखा था, तो आप बताओगे पहले अधिवेशन की, अधिवेशन की जो बैठक थी वो थी पांचवी। ठीक है, पांचवी बैठक। ये भी आप याद रखिए, सवाल यहां से भी पूछा जा चुका है। तो डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ये कब प्रस्तुत किया था। अभी मैंने आपको सारी की सारी तारीखें बता दी, दो ही तारीखें हैं जो आपको याद रखना है, 13 दिसंबर। उद्देश्य प्रस्ताव से दो तारीखें आपको याद रखना है, 1946, और एक तारीख है 22 जनवरी, 22 जनवरी 1947। इस समय क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, तो आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। और पास कब हुआ था, पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। यहां तक बात समझ पा रहे हो। 81 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। अब आ जाओ 82 में। कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया।
देने का प्रस्ताव पारित किया गया, यानी कि उद्देशिका के बारे में कह रहा है। चूंकि संविधान के उद्देश्यों के बारे में जानकारी कौन देता है? उद्देशिका, या हम कहें संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 82 है 82, इसका सही उत्तर क्या होगा? पारित करने के लिए आंसर होगा, पारित किया गया ना, ये पूछ रहा है 22 जनवरी 1947। अगर होता कि कब पेश किया गया तो 13 दिसंबर उत्तर सही होता। ठीक है, बी पार्ट सही हो जाएगा। अब आ जाओ 83 में। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? सवाल उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है 2006 में, और कह रहे हैं कि प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा गया था वो किसके द्वारा, व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। तो व्यक्ति कौन है? ये हैं नेहरू साहब। सही उत्तर होगा ए फॉर एप्पल। आगे बढ़ो जरा 84 84 में। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर देशमुख। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसके द्वारा किया गया? आंसर वही होगा जो पीछे था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 84 का जवाहरलाल नेहरू सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 85 में आ जाओ। इसको ध्यान से पढ़ना, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया ये सवाल है 2010 में। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही कथन कौन सा है? सबसे पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। हाँ, बिल्कुल सही है। पंडित नेहरू के द्वारा ये स्वीकार किया गया था, सॉरी, पेश किया गया था, लेकिन संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। तो ए पार्ट सही हो जाएगा। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। क्या ये सही है? हाँ, ये भी ठीक है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। हाँ, ये भी ठीक है। राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, जस्ट वेट, फिर से पढ़ो इसको। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं, दरअसल मुखिया को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, दरअसल ये प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, यानी 1 2 3 यहाँ पर सही होंगे, ए पार्ट। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 86 में आ जाओ। 86 यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया है। सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? याद रखिएगा, संविधान सभा के अगर आपसे पूछे कुल कितने अधिवेशन हुए हैं, तो आप बताओगे कुल 11 अधिवेशन हुए हैं। यहाँ पर दरअसल आंसर 11 होना चाहिए। देखो, कुछ मैं फैक्ट आपको बता देता हूं, इनको याद रखना। संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण, ठीक, संविधान सभा का निर्माण मुझे बताओ कब हुआ? आप बताओगे 2 वर्ष। कब हुआ का मतलब कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं। कुल अधिवेशन अगर आपसे पूछे, कुल अधिवेशन, तो आप बताओगे 11। और इसमें जो अवधि लगी थी, टाइम पीरियड, अवधि, तो ये कितना लगा था? लगभग 165, 165। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आपसे पूछें कि जो 11वां अधिवेशन हुआ था उसके अंतिम दिन किसको अंगीकृत किया गया था, तो आप बताओगे हमारी संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। संविधान को अंगीकृत किया। अब आपसे ये डेट पूछी जाती है कि अंगीकृत किया तो किया कब? आप बताओगे 26 नवंबर 1940, 1900, जस्ट वेट, 1949 होगा यहाँ पे। 26 नवंबर 1949, 1949। बात समझ पा रहे हो? वापस आ जाओ अपने सवाल में। क्वेश्चन नंबर 86, इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। दरअसल यहाँ 11 है, बैठ के। आगे बढ़ो जरा 87, इसमें क्या कह रहा है? यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है, सवाल है ये, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? आखिरी बैठक की सही तिथि क्या होनी चाहिए? दरअसल आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, 26 नवंबर 1949, या फिर 25 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 87 का सही उत्तर क्या होगा? दरअसल इसकी जो अंतिम बैठक है 26 नवंबर 1949, याद रखो। अच्छा, ये जो 26 नवंबर है, इसके बाद भी एक बैठक होती है, इस बैठक में राष्ट्रपति हमारे चुने गए थे। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को और भी कई सारी बातें हुई थी, आगे हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं तारीख की बात कर रहा हूँ, 26 नवंबर 1949, 1949। मुझे बताओ, इस तिथि को
क्या कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे? इस तिथि को कुछ अनुच्छेद क्या लागू हुए थे? आप बताओगे हाँ, लागू हुए थे। कौन-कौन से आर्टिकल्स लागू हुए थे? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10। आर्टिकल 10वां नहीं था। आर्टिकल 10 की जगह है आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, इसके अलावा 367, 379 है। 367 के बाद 379, 388 और इसके अलावा 391, 392 और आर्टिकल 393। ये सारे के सारे आर्टिकल 392 और इसके बाद 393, ये सारे के सारे आर्टिकल्स लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को। यानी हम कह सकते हैं कि इस तिथि को संविधान पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन संविधान आंशिक रूप से जरूर लागू हो गया था। आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था। यहां तक बात समझ पा रहे हो? चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। आगे देखो, संविधान सभा को कितना समय लगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? फिर से वही सवाल रिपीट हो गया, अलग अलग परीक्षाओं में भी। बिहार पीसीएस 2022 में इस बार पूछ लिया गया है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 90 में आ जाओ। कह रहा है भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था क्या? अंतिम अधिवेशन पूछ रहा है आपसे, याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 और इसके बाद एक और बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और यही तिथि है 24 जनवरी 1950। इस तिथि को बहुत सारी घटनाएं घटी थी। कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, क्या पता है आपको? दरअसल 1949 को, यहां पर आओ जरा, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। 24 जनवरी 24 जनवरी 1949, 1949। 3 घटनाओं के बारे में आप याद रखोगे। कौन कौन सी घटनाएं हैं? एक तो 24 जनवरी 1949, सॉरी 1949 नहीं, 1950 लिखो। एक तो 24 जनवरी 1950 को एक घटना ये घटती है कि हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। दूसरी घटना क्या घटी 1950 को? ये घटती है कि हमारा जो राष्ट्रीय गान था, राष्ट्रीय गान, इसे अपनाया गया, अपनाया गया। एक घटना और घटी थी, क्या मुझे बता सकते हो? हाँ, राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था इसी तिथि को, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। ठीक है, ये तीनों की तीनों कंडीशंस आपको समझ में आ रही हैं। यानी अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को, और घटनाएं कौन सी घटती हैं? राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, और इसके अलावा राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। पहला वाला पार्ट सही हो जाएगा। इस अंतिम अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित घोषित हुआ था, घोषित हुए थे। हाँ, ये भी ठीक हो जाएगा। एक और बी, एक और दो दोनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 91 में आओ। इसमें सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है, सूची एक्स और सूची वाई को। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? मैं अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? पहले उपाध्यक्ष बने थे एच.सी. मुखर्जी साहब, तो ए का हो जाएगा चौथा। प्रारूप समिति में मूलतः कांग्रेसी सदस्य कौन थे? ये थे के.एम. मुंशी, यानी कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताओगे नेहरू साहब। और इसके अलावा राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो आप बताओगे वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, वी.टी. कृष्णामाचारी। चलिए, अब मैं आपसे एक फैक्ट और पूछता हूं यहाँ पे। मुझे बताओ, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष, ये है संविधान सभा, गौर करना। मुझे बताओ, एक तरफ स्थायी और एक तरफ अस्थायी। अगर मैं पूछूं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे पहले, तो आप बताओगे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सिन्हा। पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये मुझे बता दो, तो आप बताओगे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। चलिए, एक मैं सवाल और आपसे पूछता हूं। मुझे बताओ, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष, और फिर मुझे बता देना संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष। जो उपाध्यक्ष थे अस्थायी रूप से जो निर्वाचित हुए थे,
वो थे फ्रैंक एंथोनी, याद रखो, फ्रैंक एंथोनी। और जो अ, उपाध्यक्ष स्थायी थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, ये दोनों ही डेटा आपको याद रखने हैं, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए वापस आइए, क्वेश्चन नंबर 92 में आ जाओ। यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन थे? ये थे बी एन राव। बी एन राव का मतलब क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 93, 93। इसमें क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ये तैयार किया गया था किसके द्वारा? जो पहला प्रारूप तैयार किया गया था ये भी बी एन राव के द्वारा ही तैयार किया गया था। तो इसका 93 का बी पार्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ो जरा, 94 का, भारतीय संविधान का तृतीय वाचन ये कब से शुरू हुआ था? तृतीय वाचन जो शुरू हुआ था, मैंने आपको वाचन पढ़ाए थे। जरा यहाँ पर आओ, मैं तीनों डेट आपको लिखे देता हूँ, इनको याद रखना। भारतीय संविधान में वाचन कौन कौन से हैं? पहला वाचन, इसकी तारीखें याद रखना, 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 से लेकर 1948 से 9 नवंबर 1948। ठीक है, 4 से लेकर 9 नवंबर 1948। अब मुझे बताओ इसका द्वितीय वाचन, जो ये पहला वाचन, द्वितीय वाचन ये कब से कब तक हुआ? आप बताओगे 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर 1949। मुझे बताओ इसका तीसरा वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये है तारीखें, आप इन तारीखों को याद रखोगे, सवाल आपसे पूछे जाते हैं। 14 नवंबर 1949। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 95 में आओ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था ये कब? पूर्ण रूप से तैयार हुआ था ये पूछ रहा है आपसे 26 जनवरी 1950 को, पूरी तरह से। ठीक है, 95 का सही हो जाएगा 26। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पूर्ण रूप से तैयार हुआ पूछ रहा है ना, लागू तो पूछ नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, मैंने गलत उत्तर बता दिया आपको। दरअसल 26 नवंबर 1949 होगा। आपसे तैयार पूछ रहा है, इन शब्दों पर आपको ध्यान देना है, गलतियां बिल्कुल नहीं करना है। यूपीपीसीएस मेंस 2010 का सवाल है। ठीक है, अगर आपसे बोलता कि लागू, संपूर्ण संविधान लागू हुआ है 1950 को, 26 जनवरी को। इसके अलावा चूंकि आपसे पूछ रहा है कि तैयार हुआ है, तो तैयार हो गया था, यानी आप इसको अंगीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। और अंगीकृत चूंकि कर लिया गया था क्योंकि ये बन चुका था, तो तैयार हो चुका था। बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 96 में, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? अब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ए पार्ट, 96 का ए पार्ट। ठीक, 97 देखो, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित, हम स्वीकृत करते हैं, सारी की सारी तारीखें कौन सी हैं? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान का किस तिथि को अपनाया गया था? संविधान कौन सी तिथि? वही है, सेम सवाल। देख पा रहे हो आप, बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है अलग अलग परीक्षाओं में। फिर से आगे आओ, 99 और क्वेश्चन नंबर 100। कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूछ रहा है। 26 दिसंबर सही हो जाएगा, ए पार्ट, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 99 का ए। भारत का जो संविधान है उसे कब लागू किया गया? फिर से वही सवाल, इस बार यूपीपीसीएस प्री 1990 में, और वही सेम सवाल प्री 2023 में आया है। तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो ये हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, और 100 क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, आपको वहीं पर पॉलिटी के बैच में इसकी पीडीएफ को पीडीएफ से ऐप से आप हमारे इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।